हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया सीरीज ऑन मोशन इन वन डायमेंशन। यह है हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4, और ये है हमारा वीडियो नंबर 1 ऑन मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन से यहाँ से हमारा भी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक जो हम पढ़े दैट वाज यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स एज वेल एज एरर कैलकुलेशन एज वेल एज द स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये दोनों बेसिक है। ये आपको आखिरी चैप्टर तक फिजिक्स के काम आने वाले हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सा, जो हमको लास्ट तक काम आने वाला है वो तो हमको भाई संभाल के रखना ही है। प्लस उसके साथ अभी हम एक्चुअली एंटर करने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, that is the first chapter of kinematic section, that is motion in one dimension। बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बाद रिलेटिव मोशन, बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बेस्ट चैप्टर है। हम जितना थ्योरी हो सके उतना थ्योरी भी लेंगे और इसके साथ जितने न्यूमेरिकल्स हमसे हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का प्रैक्टिस हैंड ऑन हैंड हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ your time, let's start with our first chapter, motion in one dimension। सो बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस हम मोशन को कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस वी कैन डायमेंशंस वी कैन क्लासिफाई मोशन इनटू 3, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा कोई एक ओरिजिन। मैं यहाँ पे एक बढ़िया से क्यूब बना देता हूँ ताकि आपको पूरा फील आ जाए और मैं थोड़ा 3D में आपको फील देने की कोशिश भी यहाँ पे करूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब हमारा क्यूब, ये हो जाएगा हमारा क्यूब, इसको अपन पकड़ लेंगे ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखिए बराबर मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ही। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो x इंटू वाई क्या होता है z, पॉजिटिव x इंटू पॉजिटिव वाई, आई बार इंटू जे बार, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है के कैप, तो x इंटू वाई हो जाएगा z, ठीक है। अब अगर कोई एक चीटी में यहाँ पे पकड़ लूँ, एंट क्या पकड़ लूँ बेटा, एंट। अगर वो चीटी सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है, आइदर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, मतलब उसका कोई एक ही कोऑर्डिनेट है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे बेटा वन डायमेंशनल मोशन। कौन सा डायमेंशनल मोशन बेटा, वन डायमेंशनल मोशन, सिंगल डायमेंशन, बराबर है। अगर वही चीटी, जैसे मान लो चीटी एक्स एक्सिस में जा रही है ना, तो ये तो हमारा हो गया बेटा हमारा ओरिजिन, दिस हैपन्स टू बी अवर, ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अब जैसे मान लो चीटी एक्स दिशा में जा रही है ना, एक्स दिशा ये पकड़ लेते अपन, वाई दिशा ये पकड़ लेते, तो ये जेड हो जाएगा। देखो एक्स इंटू वाई, थम देखो जेड, बराबर है। अब जैसे मान लो मैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर आगे आगे आ रहा हूँ, ना तो मैं वाई में जा रहा हूँ ना तो मैं जेड में जा रहा हूँ, तो वो जो मेरी मोशन हो जाएंगे दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन इन एक्स एक्सिस। अगर मैं सिर्फ वाई दिशा में जा रहा हूँ, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, कोऑर्डिनेट एक्स नहीं है जेड नहीं है, तो ये अगेन हो जाएगा वन डायमेंशनल मोशन। जेड 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा, ये सभी मोशंस जो सिर्फ एक्स में, सिर्फ वाई में, सिर्फ जेड में हो रहा है, जिसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऐसे मोशंस को हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, कौन सा डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, तो ये हम यहाँ पे कहेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन है ना, वैसे प्लेन में भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हम मोटा मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एक लाइन में मोशन हो रहा है या फिर एक्सिस के अलोंग में मोशन हो रहा है। किसके अलोंग में मोशन हो रहा है बेटा, एक्सिस के अलोंग में। अगर मोशन प्लेन में हो रहा है, जैसे एक्स वाई प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन या फिर एक्स जेड प्लेन, तो ये हो जाएगा बेटा 2 डायमेंशनल मोशन। अगर मोशन किस में हो रहा है, प्लेन में। जैसे मान लो चीटी जो है, कौन है बेटा, चीटी, वो इस तरह से मूव करिए यहाँ पे ऐसा इधर, तो देखो चीटी का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे बन रहा है, ये तो बन जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, और चीटी का कुछ यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एक
ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कौन सा बन जाएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो चींटी को जब चींटी इस दिशा में मूव कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो एक साथ दो कोऑर्डिनेट्स, जैसे मान लो आप फर्श पे चल रहे हो तो आपका एक एक्सिस भी चेंज हो रहा है, दूसरा एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। सो अगर साइमल्टेनियसली दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके चेंज हो रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे बेटा टू डायमेंशनल मोशन। कौन सा डायमेंशनल मोशन बेटा, टू डायमेंशनल मोशन। तो जो प्लेन में मोशन होती है आइदर एक्स वाई प्लेन, जैसे यहाँ पे जो मैंने बनाया ये एक्स और वाई प्लेन में बनाया, मतलब ये वाले प्लेन में बने, नीचे वाले प्लेन में। इस प्लेन में भी हो सकता है बेटा, वाई जेड प्लेन में भी मोशन हो सकता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड जो है ये वाई जेड प्लेन में है तो ये वाली जो मोशन हो जाएंगी ये हो जाएंगी टू डायमेंशनल मोशन। या फिर इस प्लेन में भी हो सकता है, दैट इज एक्स और ये जेड प्लेन। सो दिस बिकम्स योर टू डायमेंशनल मोशन। और अगर स्पेस में मोशन हो रहा है बेटा, स्पेस में मोशन मतलब एक्स वाई और जेड तीनों भी कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन। मतलब क्या, कि जैसे मान लो ये ओरिजिन है और कोई एक फ्लाई व्हील है, सॉरी कुछ भी एक इंसेक्ट है जो ओरिजिन से निकल कर ऐसा 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 इधर उड़ जा रहा है, पतंग है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो जैसे ऐसा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और इसका जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो साथ ही साथ तीनों भी इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए ऐसे मोशन को हम कहेंगे स्पेशियल मोशन। या फिर एक्स वाई जेड तीनों भी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो इसको ऊपर बोलेंगे अपन थ्री डायमेंशनल मोशन। सो आई होप आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन तो कई प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शंस, डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर डिपेंडिंग बेटा, डिपेंडिंग upon dimensions we can classify the motion as वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। अब आप बोल रहे होंगे सर आप बहुत मोशन करें, पहले हमें बताओ तो सर कि कब बॉडी रेस्ट में होती है और कब बॉडी मोशन में होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले मोशन समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या। क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जैसे देख लो, मान लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे हम लिख देंगे सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, कि जब कभी हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लो कि ये हो गई हमारी कोई रेलवे की जो ये होता है ना, रेलवे की पटरी के इधर का जो रेलवे का स्टेशन होता है ना, प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जैसे मान लो कोई एक बंदा है जो प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग पोजीशन में से खड़ा है, ठीक है, हंस रहा है, और कोई दूसरा बंदा है जो रेलवे से कांस्टेंट वेलोसिटी v से गुजर रहा है। यहाँ पे एक झाड़ भी बना देंगे हम, है ना, एक ब्यूटीफुल सा झाड़ बना देंगे, एप्पल लगे इसको, ठीक है। अब देखिए बेटा कि जैसे इस बंदे के लिए इसको कुछ नाम दे देंगे a और इसको कुछ नाम दे देंगे b, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो बंदा A है ये रेस्ट में है, ये कैसा है बेटा, रेस्ट में, मतलब इसका मतलब फिलहाल ये चुपचाप खड़ा है, ठीक है, शांति से खड़ा है और देख रहा है कि B जो गाड़ी में बैठा है, जो ट्रेन में बैठा है, वो ट्रेन विथ वेलोसिटी भी इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ये क्या बोलेगा, ए विल से दैट B इज इन मोशन। लेकिन ये मोशन में है, ये कैसे कंक्लूड कर सका, ये इसलिए कंक्लूड कर सका कि इसने बोला कि जो ये ट्री है, इसने कुछ रेफरेंस एक सेट किया होगा दिमाग में। क्या सेट किया होगा बेटा, रेफरेंस, कि भाई मेरे जो रेफरेंसेस है ये क्या है, ये झाड़ जो हल नहीं रहा है ये मेरा एक रेफरेंस है ना। इसने कुछ तो भी यहाँ पे एक ओरिजिन सेट कर दिया होगा, कार्टेशियन सिस्टम बना लिया होगा इसने अपने मन में, और यहाँ पे इसने एक ओरिजिन सेट कर दिया होगा, है ना। अब देखिए ये कार्टेशियन सिस्टम इसके मन में बना है ना, ऐसा यहाँ पे ऐसा ग्रिड नहीं बना है, स्पेस में ग्रिड्स नहीं बने, उसके मन में है ये कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये मान लो हम मान लेंगे कि ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस, हमारा वाई एक्सिस अंदर हो जाएगा बेटा, तो ये एक्स इंटू वाई अंदर, तो ऊपर वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा बेटा, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो जैसे एक सिंगल डायमेंशन अपन मोशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि जैसे ये बंदा अभी इस समय, देखो इस समय यहाँ पे है, कुछ समय बाद यही बंदा, ये बंदा B यहाँ पे रहेगा, कुछ समय बाद वही बंदा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कुछ समय बाद वही बंदा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये भाई साहब ए ने जो रेफरेंस एक सेट किया था अपने हिसाब से कि भाई ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ये मेरा ओरिजिन है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर इंसान या फिर कोई भी चीज अगर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन अपनी जगह बदल रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, तो मैं कहूंगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, मोशन में। कैसा है, मोशन में। अब देखो ये ए के हिसाब से जो ट्री का कोऑर्डिनेट होगा, कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लो ट्री यहां से 10 मीटर पे है तो ट्री का कोऑर्डिनेट है 10,0,
बराबर है। लेकिन ये भाई साहब को कोऑर्डिनेट अभी कितना है, समझो 1,0, कुछ समय बाद यहाँ पे हो जाएगा 2,0, कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 10,0, कुछ समय बाद यहाँ पे हो जाएगा बेटा 11,0। तो ये भाई साहब 0 मतलब y एक्सिस 0 अपन z एक्सिस 0 ले रहे हैं ना। तो ये भाई साहब जो है ए के हिसाब से बी का कोऑर्डिनेट देखो 1, 0, 2, 0, 10, 0, 11, 0 ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे समय बीत रहा है ए का जो बी का जो कोऑर्डिनेट है इसमें सेट किए हुए रेफरेंस के मुताबिक वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से बी मोशन में है। तो अपन यहां पे अभी क्या कहेंगे, और ए के हिसाब से बी का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं, वो तो 10,0 पे ही है हमेशा, तो हम कहेंगे कि ट्री कैसा है, ए के हिसाब से। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि हिसाब से इसका मतलब ये भी है बेटा कि मोशन जो है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, रिलेटिव। कौन सा कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अभी आपको और थोड़ी देर बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे हम सबसे पहले फ्रेम कर लेते कि डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो कब कहेंगे हम कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, द बॉडी और ऑब्जेक्ट कुछ भी लिखो, द बॉडी, ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। आप साथ साथ मेरे लिख भी सकते हो एट रेस्ट इफ क्या, इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन, डज नॉट चेंजेस its position, does not changes its position with reference to origin लिखेंगे, with reference to origin, और क्या लिख सकते हैं अपन, रेफरेंस और फिक्स्ड पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई इस रेफरेंस के मुताबिक इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे अपन कि जो ट्री है ये कैसा है, रेस्ट में। ऑन कॉन्ट्ररी हम कब कहेंगे कि बॉडी मोशन में है बेटा, हम कब कहेंगे कि बॉडी मोशन में है, वी विल से दैट द बॉडी इज इन मोशन। अभी हमको पता नहीं कि मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, बस मोशन में है, वो बाद में देखेंगे। द बॉडी इज इन मोशन इफ क्या, इट चेंजेस, इट मतलब कौन, बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर बॉडी अपनी पोजीशन या फिर लिखेंगे ओरिएंटेशन, सिनोनिमस वर्ड्स को, ओरिएंटेशन, या फिर लिखेंगे कॉन्फिगरेशन, या फिर और सिनोनिमस वर्ड लिखेंगे लोकेशन, कुछ भी है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग वर्ड सकते हैं। चेंजेस इट्स पोजीशन, लोकेशन, कॉन्फिगरेशन, ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, और क्या लिखेंगे बेटा, रेफरेंस, फिक्स्ड और क्या लिखेंगे, रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर कोई बॉडी अपनी जगह वारंवार कंटिन्यूसली चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन रेफरेंस पॉइंट, तो ए के हिसाब से ये जो उसका रेफरेंस था उसके मुताबिक जो बी है वो हर घड़ी बदल रही है, धूप जिंदगी हर घड़ी बदल रही है बी के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे बेटा कि बॉडी कैसी है, मोशन में। अगर नहीं बदल रहा होगा ट्री का तो रेस्ट में है। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब भाई साहब बी को भी पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ेंगे, बी। अभी आप बन जाओ बी, आप कौन बन जाओ, बी। ट्रेन में बैठ जाओ बेटा, बैठ गए ट्रेन में। अब देखो ट्रेन जा रही है प्लेटफॉर्म से आगे, ट्रीज कहा जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अस, ट्रीज कहा जा रहे हैं पीछे। जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे बैठा है वो कहा जा रहा है हमारे हिसाब से अब हमारा हिसाब, अब हम कौन है, बी है, अब ए नहीं है हम, विथ रिस्पेक्ट टू बी जो हम है अभी सेकंड केस में, हम कौन है, बी है। हमारे हिसाब से ए पीछे जा रहा है, ट्रीज पीछे जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमें ये महसूस होगा कि भाई ये लोग मोशन में और हम रेस्ट में हैं। हम रेस्ट में क्यों, क्योंकि अभी जो हमारा बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा वो बी के मुताबिक बनेगा। वो किसके मुताबिक बनेगा, बी के मुताबिक। अब बी के मुताबिक उसके जो बाजू वाला पैसेंजर है वो रेस्ट में है, क्योंकि उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी चेंज नहीं हो रही है। जो लगेज उसने ऊपर रखा होगा कैरियर पे उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन वो जो लगेज की पोजीशन है वो ए के हिसाब से चेंज हो रही है जैसे ट्रेन आगे जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ए का हिसाब नहीं चालू है, अभी हिसाब बी का चालू है। तो बी के हिसाब से वो जो लगेज है वो मोशन में नहीं है, लेकिन ए के हिसाब से वो मोशन में है। और लगेज हालांकि नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन लगेज के हिसाब से ए भी मोशन
मोशन में है। तो भाई किसके विथ रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे, ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा वर्ड लिखा कि मोशन जो है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, रिलेटिव, कि किसके रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो। अगर ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो बी मोशन में, उसका लगेज मोशन में, वो ट्रेन का पहिया मोशन में, ट्रेन में अगर कुछ एक आधा कुछ ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में, और ट्री रेस्ट में है। लेकिन ट्री के हिसाब से ट्रेन मोशन में है, ए के हिसाब से ट्रेन मोशन में, लेकिन बी के हिसाब से भी ए और ट्री मोशन में, बैकवर्ड मोशन में। तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले सेट कर लेना चाहिए। क्या सेट कर लेना चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम कभी भी बात करते तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ही बात करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हुज फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर डिफाइनिंग द मोशन एंड रेस्ट। Whose frame of reference you are defining the motion and rest। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं बेटा, ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ये होता है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसकी चर्चा हम अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी उतने सक्षम नहीं हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए। मोटे मोटे तौर पर अगर यहाँ पे आपको लिखना रहा तो जैसे देखिए, मान लो कि मैं कैमरामैन हूँ। कौन हूँ मैं? कैमरामैन। और मैं कांस्टेंट स्पीड से ऐसा 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 जा रहा हूँ, तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका लोकेशन चेंज हो रहा है बेटा, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये नॉन एक्सेलरेटेड है, कैसा है? नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। तो ये जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर एक्सेलरेटेड होगा तो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहेंगे? सॉरी, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बिल्कुल आप टेंशन न लो, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या है। इसको अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छी तरह से हमको इसको पढ़ना है। तो आई होप आपको फिलहाल रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बॉडी कब मोशन में, बॉडी कब रेस्ट में है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक छोटा सा वापस से पढ़ लेते, ये द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसका बेटा कॉन्सेप्ट? पोजीशन वेक्टर। देखो नाम में ही पूरा इसका काम है सर, पोजीशन और वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जो ऑब्जेक्ट की क्या बता रहा है सर? पोजीशन, लोकेशन, है ना। तो जैसे मान लो ये हमारे कार्टेशियन सिस्टम हो गया। क्या हो गया हमारा? एक कार्टेशियन सिस्टम। इसको अपन नाम दे देंगे ओरिजिन, इसको नाम दे देंगे एक्स, इसको नाम दे देंगे वाई। चलिए ऐसा एक टाइम पास में आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि अगर ये एक्स और वाई है तो बताइए जेड एक्सिस कहाँ आएगा? पॉजिटिव जेड। ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। क्रॉस प्रोडक्ट करो, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। तो आई कैप देखो राइट हैंड स्ट्रेच कर लो, और पाम किधर पॉइंट होना चाहिए? जे कैप मतलब वाई। तो जेड कहाँ रहा है? आपकी तरफ। तो जेड एक्सिस से भैया इधर, तो नेगेटिव जेड होगा अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस, एक्स इंटू वाई जेड, जेड एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है उसमें। अब देखो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे x1, y1, और ये तो है बेटा हमारा ओरिजिन। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से ड्रॉ करना है बेटा हमको वेक्टर? ओरिजिन से टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन, स्पेस, लाइन, कहीं पे भी। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर, बोलो बोलो मेरे साथ साथ, और लिखो भी, अ वेक्टर ड्रॉन from the origin और रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन मतलब ही हमारा रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट कहां तक? टू द, कहां तक ड्रॉ करना है? टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, to the position of the particle is called as पोजीशन वेक्टर। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? इसका हम कैसे लिखेंगे? देखो पोजीशन वेक्टर का नाम दे देंगे अपन ओ ए बार, है ना। अपन ऐसे भी नाम दे सकते हैं ओ ए बार, दो नाम भी अपन दे सकते हैं ओ ए बार। इसको एक सिंगल नाम भी आप दे सकते हैं जैसे पी बार, अगर आपको नाम देना होगा तो, है ना। पी बार भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा कि जो मेरा पी बार है ये दो वेक्टर से बना है बेटा। कौन सा? ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1, है ना। ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका? x1 और y1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका बेटा? इतना x1। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका y1। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि OP बार इज नथिंग बट OM बार, देखो ये OM बार प्लस MA बार,
दिस बार प्लस दिस बार। तो क्या मैं ओपी बार को ऐसे ओए बार को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि इट इज x1 i कैप एंड y1 j कैप, खत्म। x1 i कैप, x1 मैग्नीट्यूड ऑफ x1 इन x डायरेक्शन मतलब i कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ y1 इन पॉजिटिव y डायरेक्शन मतलब j कैप। सो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मान लो कुछ समय बाद भाई साहब ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रहा नहीं गया, यहाँ आ गया जिसका पोजीशन है कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो अब पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया साहब, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया सर। अभी इसका पोजीशन वेक्टर a से क्या हो गया b, तो अभी इसका पोजीशन वेक्टर है OB बार। क्या है बेटा? OB बार। और इसको OB बार को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो x2 i कैप प्लस क्या लिखेंगे y2 j कैप। x2 i कैप, x2 i कैप और y2 j कैप, a बार b बार मिलकर r बार, खत्म। और इसको वहां भी रहा नहीं गया भाई साहब, यहां आ गए c पे। अरे रे रे क्यों जगह चेंज कर रहे हो? इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा x3 y3, तो क्या लिखेंगे OC बार, क्या लिखेंगे OC बार x3 i कैप प्लस y3 j कैप। सो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट टू द लोकेशन, पोजीशन, ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द स्पेस, कहीं पे भी लाइन, कहीं पे भी जहां कहीं पार्टिकल हो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया बेसिकली, क्योंकि पार्टिकल कहाँ है? प्लेन में। अगर स्पेस में होता है ना, स्पेस में, जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड एक्सिस इधर बना देते, पार्टिकल को यहाँ रखते बेटा, तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसको y कोऑर्डिनेट है और इसको z कोऑर्डिनेट भी है, तो तीनों कोऑर्डिनेट है भाई साहब इसको। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ऐसे केस में OD बार लिख लेते। तो मान लो उसका x कोऑर्डिनेट है x1 तो x1 i कैप, y कोऑर्डिनेट है y1 तो y1 j कैप, और मतलब z कोऑर्डिनेट है z1 तो लिखेंगे z1 k कैप, खत्म। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे अपन? इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये वाला अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। 3 डायमेंशनल सर, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, खत्म करो बात। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कुछ भी, मैग्नीट्यूड हमको निकालते आता ही है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म। सो दैट्स इट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा? इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं किसका? पोजीशन वेक्टर का। अभी अपन बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक पे टुडे, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया से हेडिंग दे देंगे हम यहाँ पे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कौन कैसा, ये अभी हमको क्या करना है बेटा? देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो भी पॉइंट्स हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हाथ से मिले हैं, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस के पॉइंट डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हम लिखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि आप यहाँ से निकले कहीं, तो भी एकदम सिंपल केस अपन ले लेंगे कि जैसे आप यहाँ से निकले और यहाँ पे आप गए बेटा, मान लो 3 मीटर चले। कितना मीटर चले बेटा? 3 मीटर, बस 3 मीटर चले, और आप थोड़ा लेफ्ट साइड मुड़ गए। कहाँ मुड़ गए? लेफ्ट साइड 90 डिग्री से, और आप बाद में चले 4 मीटर। कितना चले? 4 मीटर, ठीक है। 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। एक काम कर लेते, 3 किलोमीटर लिख देते। कितना लिख देते? 3 किलोमीटर, और बाद में क्या लिख देते बेटा? 4 किलोमीटर, ठीक है। आप घर से निकले, होम से चौक पे गए, चौक से कहाँ गए बेटा? मार्केट में गए, खत्म। अब अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ आपको पूछा, क्या पूछा बेटा? एक्चुअल पाथ। सो एक्चुअल जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा घर से मार्केट जाने के लिए, ये आपने ट्रेवल किया 3 + 4 = 7 किलोमीटर्स। तो आपने सीधा सीधा कौन सा समेशन कर दिया बेटा? यहाँ पे अल्जेब्रिक समेशन कर दिया। कौन सा सम कर दिया बेटा आपने? यहाँ पे अल्जेब्रिक सम 3 और 4। दिशा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप सीधे गए, आड़े गए, टेढ़े गए, कुछ नहीं। द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव टेकन टू रीच हियर इज नथिंग बट द डिस्टेंस, और इसी को कहा जाता है बेटा डिस्टेंस। क्या कहा जाता है इसको? डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। वही अगर मैं आपको पूछूं दूसरा सवाल कि भाई साहब ऐसा ना जाते हुए ऐसा कौन सा वो रास्ता है जिससे आप कम से कम अंतर करके अपने मुकाम तक पहुंच जाते, तो आप बोलते सर यहां से एक सीधी लाइन मार दो,
ये वो मुकाम ये है, ये वो पाथ है सर जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अवर इनिशियल पोजीशन, ये पोजीशन कैसे बेटा हमारी इनिशियल, और ये हमारी कौन सी पोजीशन है बेटा फाइनल। तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम अंतर निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो क्या ये थोड़ा थोड़ा ट्राइंगल लॉ जैसा लग रहा है? देखिए ये फर्स्ट वेक्टर मतलब आपका पहला ट्रैवलिंग का, ये आपका दूसरा वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी इस केस में नसीब हमारा किया कितना बेटा 90 डिग्री, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ इस केस का, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता मेरा इस केस का वो कितना होता बेटा, ये होता मेरा अंडर रूट ऑफ क्या होता बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 स्क्वायर और यहाँ पे लिख देता हूँ 4 स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकता हूँ 25, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5 किलोमीटर। और ये शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर सम की बात की तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त मुझे नॉर्मल एडिशन नहीं वेक्टर एडिशन करना पड़ा। कौन सा एडिशन करना पड़ा? वेक्टर एडिशन। तो बेटा बेसिकली वही है क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है कि डिस्टेंस वो पाथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा है बेटा? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड जो होता है आपका फर्क नहीं पड़ता कि दिशा बदल रही है या नहीं बदल रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चाहे आपने वो शॉर्टेस्ट पाथ लिया हो या नहीं लिया हो, ये पाथ आपने नहीं लिया है, दिस इज नॉट द पाथ दैट यू हैव ट्रेवल्ड बट दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, या फिर क्या लिखेंगे बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ, है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ किसके बीच में बेटा? between the initial position and final position, ये कहलाता है हमारा क्या बेटा? फाइनल पोजीशन। ये क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। आप साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते हुए लिख भी सकते हो, आपका समय बचेगा। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ और द लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज क्या हो जाएगा आपका? ये डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ऐड करते वक्त हमने कैसे ऐड किया बेटा? जितने भी लेंथ्स हमारे थे वो हमने ऐड कैसा किया? एडेड अलजेब्रिकली। इसको हमने कैसे ऐड किया बेटा? अलजेब्रिकली। इसको ऐड करने के लिए हमको वेक्टर एडिशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे देखो अगर ये पाथ 3 और 4 ऐसा ना होते हुए ये पाथ 3 और 4 किलोमीटर ऐसा होता तो फिर व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये हो जाएगा बेटा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे ऐड करने के लिए हमको ये एंगल बताना चाहिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तब जाके हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो हमने स्केलर वेक्टर्स के इसमें पढ़ा था वहां से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐड करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, इसलिए ये एडेड अलजेब्रिकली। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि दीज आर एडेड, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है एडेड कैसे बेटा? वेक्टोरिकली। कैसे बेटा? वेक्टोरिकली। इसीलिए जो हमारा डिस्टेंस है बेटा c, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है हमारी? ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये जो है हमारी ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा हमारी? ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए और थोड़ा यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, बस आप बता दो कि कितना 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 चले, हम सीधा सीधा ऐड करते जाएंगे। ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स। यहाँ पे डायरेक्शन अलोंग विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कौन सी दिशा में चले? डायरेक्शन अलोंग विथ मैग्नीट्यूड मैटर्स, along with magnitude matters। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए और यहाँ पे हम सीन को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप है ना 4 मीटर 5 ले लेते, 5 है ना, आप 5 मीटर इधर गए और 5 मीटर इधर गए, तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा बेटा आपका 5 और 5 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन आप 5 मीटर इधर ना जाते हुए अभी 5 मीटर आप ऊपर गए, तो इस केस में डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका बेटा 10, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये आपका 5 √2। आप कैलकुलेट करें
कितना हो जाएगा 5√2। और ऐसा ना करते हुए अगर आप 5 किलोमीटर उधरना चाहते हो वापस 5 मीटर वापस आ गए तो इस केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 5 और 5 10, लेकिन इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में डिस्टेंस के केस में क्या मैटर करता है, ओनली मैग्नीट्यूड कितना चले वो बताओ, डायरेक्शन मत बताओ, ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में बेटा डायरेक्शन अलोंग विथ मैग्नीट्यूड मैटर्स की किस दिशा में चले आप, है ना। तो उस तरह से और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से निकले, आप यहाँ पे गए बेटा 10 किलोमीटर, कितना गए 10 किलोमीटर गए, है ना। आप 180 डिग्री टर्न हुए और 11 किलोमीटर आए बेटा पीछे, कितना किलोमीटर आए 11, तो लाजमी आप यहाँ तक आओगे 11 किलोमीटर, है ना 11 किलोमीटर्स। या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कार्टेशियन सिस्टम बना देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन सिस्टम, ये 0 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स, है ना, ये पीछे का 10 किलोमीटर और ये हो जाएगा हमारा 20 किलोमीटर, ठीक है। अब जैसे मान लो आप ओ से निकले, ए पे गए, बी पे गए, बाद में वापस ए पे आए, ओ पे आए, तो एक्चुअली अपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 20 जाना और ये 20 आना, 10 10 10 10 40 इज द डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है सर 0, क्योंकि एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा, तो जहां से इनिशियल किया इसका नेट क्या है 0 है, खत्म, बराबर है। अब देखो जैसे आप यहां से निकले, यहां गए, यहां से निकले, यहां आए, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया देखिए 10 + 10, यहां से यहाँ 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 10, तो डिस्टेंस जो आपने यहाँ पे ट्रैवल किया बेटा डिस्टेंस दैट इज 50 मीटर, जो कुछ होगा मीटर किलोमीटर। लेकिन अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे बेटा, क्या पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलेंगे सर मेरा इनिशियल पोजीशन ये है, सर मेरा फाइनल पोजीशन ये है, तो मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना किया सर -10 किया सर, कितना किया सर 10। वैसे मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो 10, लेकिन अगर आप कार्टेशियन सिस्टम से यहाँ पे देखें, किससे देखें बेटा कार्टेशियन सिस्टम से, अगर आप तो यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड से देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 मीटर्स, लेकिन अगर आप कार्टेशियन सिस्टम से देखें तो ये हो जाएगा आपका -10, मतलब नेगेटिव साइन भी यहाँ पे आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है ABCDE डिस्टेंस इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्या रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे हैं पीछे है क्या है कैसा है, तो डिस्टेंस जो रहेगा ये हमेशा कैसा रहेगा बेटा ऑलवेज पॉजिटिव। और वैसे भी स्केलर क्वांटिटी हमेशा कैसे रहती है बेटा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो अगर बॉडी का फाइनल पोजीशन इनिशियल से आगे होगा तो डिस्टेंस रहेगा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट रहेगा पॉजिटिव। अगर बॉडी गई और वापस वहीं पे आई तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर वही होगा तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। और अगर बॉडी का इनिशियल पोजीशन ये है, बॉडी आगे जाके वापस पीछे यहां तक आई, बॉडी का अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल के पीछे होगा तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी क्या हो सकता है बेटा पॉजिटिव, और क्या हो सकता है ये 0, और क्या हो सकता है बेटा ये नेगेटिव। पॉजिटिव कब रहेगा बेटा जब इनिशियल पोजीशन के आगे आपके क्या रहेंगे बेटा फाइनल पोजीशन। 0 कब रहेगा बेटा कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ओवरलैप हो रही है, सेम ही है। और नेगेटिव कब रहेगा बेटा आपका कि पहले आपके फाइनल पोजीशन है, मतलब इनिशियल के पीछे क्या है बेटा आपकी फाइनल पोजीशन, तो तब डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका नेगेटिव। सो स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0 बट इट कैन बी पॉजिटिव, इट विल नेवर बी अ नेगेटिव। बट डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से कैसे होंगी आगे। 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों कैसे है बेटा सेम, और नेगेटिव भी हो सकता है अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से कैसी है बेटा पीछे। सो इट कैन बी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। तो अभी आप लिख लेना, मैं इसको इरेज करके बस एक ही लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0 एंड इट कैन बी नेगेटिव। ये हो जाएगा हमारे कौन सा पॉइंट बेटा 5th पॉइंट दैट इज ई। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे एफ, क्या लिखेंगे बेटा अभी यहाँ पे नेक्स्ट एफ, कि भाई साहब डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जैसे मान लो कि मुझे पॉइंट ए से कहाँ जाना है बेटा बी पे जाना है, कहाँ जाना है बी से। तो देखो मैं कौन से रास्ते ले सकता हूँ, मैं सीधा भी जा सकता हूँ, मैं ऐसा 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 जाके ऐसा भी जा सकता हूँ। क्लियर है।
तो अगर आप बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की ये वैल्यू भी हो सकती है बेटा, ये जो पाथ का लेंथ होगा ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये पाथ का लेंथ ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये जो मैंने पाथ बनाया ऐसे आड़ा टेढ़ा ये पाथ का लेंथ ये भी डिस्टेंस हो सकता है। सो फॉर अ गिवन पोजीशन डिस्टेंस for a given position distance can have infinite वैल्यूज हो सकते हैं डिस्टेंस के, कुछ भी हो 10 20 30 40, ये 10 ये 20 ये 50, कुछ भी, इन्फिनिटी भी हो सकता है, घूम के आओ पूरा, समझ में आ रहा है। डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, कितनी भी वैल्यूज हो सकते हैं इसके, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला, इसकी एक ही वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू। सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑलवेज हैव अ यूनिक वैल्यू। कैसी वैल्यू बेटा? यूनिक वैल्यू। कैसी वैल्यू होती है बेटा? यूनिक होती है वैल्यू इसकी, इसकी कुछ भी हो सकती है। इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और पढ़ने लायक है क्या, देखो कि जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है और ये इनिशियल पोजीशन है आपका, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं सीधा गया, कहीं मुड़ा ही नहीं, एकदम सीधा गया और डायरेक्ट अपने फाइनल मुकाम तक पहुंच गया, किधर भी मुड़ा नहीं मैं, है ना। तो इस केस में ना तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो ऐसे केस में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे है बेटा? यहाँ पे सेम है। क्या है? यहाँ पे दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या पॉइंट लिख सकता हूँ कि माई डिस्टेंस, पहला पॉइंट कि डिस्टेंस जो है बेटा, डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड जितना है। कब हम डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्केलर वेक्टर सेम नहीं हो सकते। हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है, क्योंकि स्केलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? एक मैग्नीट्यूड ही रहेगा ना, स्केलर ही रहेगा ना। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। कब? व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन बेटा? स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकता है। कब? अगर बॉडी सीधी चले एक स्ट्रेट लाइन में इनिशियल और फाइनल के बीच में और कोई अपनी दिशा चेंज नहीं करे। बॉडी अगर ऐसे चलकर वापस ऐसे और वापस ऐसे गई तभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा ये लाइन, लेकिन डिस्टेंस होगा ये प्लस ये, तो दिशा चेंज होनी नहीं चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझने के लिए देखो कि भाई जो डिस्टेंस होता है हमारा दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा बेटा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से एक तो सरीका रहेगा, उसके इक्वल रहेगा। ये केस में अगर बॉडी स्ट्रेट जा रही है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो इक्वल रहेगा, नहीं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा। ये छोड़ के कोई भी दूसरा पाथ पकड़ो तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कैसे रहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट से कैसे रहेंगे? हमेशा ज्यादा ही रहेंगे। अब कोई भी पाथ पकड़ो, ये वाला पाथ पकड़ो, इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस की वैल्यू ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा कैसे रहेंगे बेटा? ज्यादा ही रहेंगे। तो फॉर एनी केस, अदर केसेस, ये अगर ये सरीका एक ही केस में हो सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। बाकी अन्य केस में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। किसी भी केस के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। ये डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। दोनों के जो यूनिट है बेटा, यूनिट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? देखो यूनिट क्या होगा इसका? वैसे तो ऐसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फीट ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होंगे इसके? सिंपल, L1 M0 T0 ये हो जाएगी बेटे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस, एकदम सिंपल। सो दीज आर द बाइफरगेटिंग पॉइंट्स फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दीज आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पॉजिटिव कब रहेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब रहेगा बेटा? जब बॉडी का इनिशियल पोजीशन से आगे उसका फाइनल पोजीशन है पॉजिटिव साइड में। जीरो कब रहेगा? जब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, सेम ओवरलैप है।
है ना। और नेगेटिव कब रहेगा बेटा, जब उसका फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल से कहा है बेटा पीछे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसके दो अर्थ होते हैं बेटा, इसके दो, इसका अर्थ ये नहीं कि डिस्टेंस भी जीरो है ना। जैसे मान लो आप घर से निकले, है ना, मतलब यहां से घर से निकले, गोल घूमे और वापस घर पे आ गए, तो इस केस में आपका इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू सरकमफरेंस। मान लो ये सर्कल होता है रेडियस आर का, कितने का रेडियस होता है बेटा, ये आर का, तो आपका इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वही है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो बॉडी रेस्ट में है, मोशन हुई नहीं उसका, या फिर बॉडी घूमकर वापस वहीं पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसके दो अर्थ होंगे बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो, ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब क्या कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर ओवरलैपिंग या फिर सेम। तो द बॉडी मे बी एट रेस्ट, हो सकता है कि बॉडी मोशन में गई नहीं, मे बी एट रेस्ट, और हैड केम टू द सेम प्लेस आफ्टर ट्रैवलिंग, ट्रैवल करने के बाद बॉडी वापस कहाँ गई बेटा, अपनी जगह पे आ गई। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब 100% डिस्टेंस जीरो, ऐसा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जीरो की बॉडी चली नहीं भाई, लेकिन हो सकता है कि चलकर वापस अपनी जगह पे भी आ गई है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सम पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे हम और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट देखना है हमको और यहाँ पे, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, बहुत बढ़िया से एकदम एग्जांपल लेंगे, थोड़ा बेसिक में, ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये कहता है, सर ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड था, कैसा ग्राउंड था सर, रेक्टेंगुलर ग्राउंड था, और रेक्टेंगुलर ग्राउंड को अपन कुछ नाम दे देते, इट वुड बी ABC और ये हो जाएगा हमारा D, जिसका लेंथ था 100 मीटर और ब्रेड्थ था 50 मीटर, मतलब 1:2 का ग्राउंड था, ठीक है, 50 मीटर्स, ठीक है। अब सवाल ये है कि एक बंदा जो है ये A से B से C गया, मतलब A से B गया और B से कहाँ गया, C गया। सो सवाल ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब जिनको पता है वो पॉज करो, आंसर नहीं करो, और फाइनली आगे करके चेक कर लो। अब देखो बेटा, पाथ जो ट्रेवल किया भाई साहब, पाथ ट्रेवल्ड, दैट इज योर डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो इस केस में डिस्टेंस जो है वो क्या लिखेंगे अपन, डिस्टेंस इज AB प्लस BC, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, AB प्लस BC। सो व्हाट इज AB, इट इज 100 मीटर, प्लस BC इट इज 50 मीटर। तो हमने सीधा ऐड कर दिया, कोई वेक्टोरिकल एंगल का कोई हमने सवाल नहीं देखा। सो इट इज इक्वल्स टू 150 मीटर इज द फाइनल आंसर। लेकिन वही अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा, A और C के बीच का, ये डायगोनल, अरे सर डायगोनल ही तो उल्टी बना दिया आपने, टेढ़ी बना दिया, ये डायगोनल है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बराबर है। अब आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो डायगोनल है, दिस हैपेंस टू बी द हाइपोटेनियस फॉर ट्राइंगल ABC, है ना, विच इज राइट एंगल एट B। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जो कि है मेरा यहाँ पे क्या, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, AB स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे बेटा, BC स्क्वेयर। तो AC क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज AB इज 100, तो 100 का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे बेटा BC, तो BC हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 1 2 3 4 प्लस कितना बेटा 2500। सो ये हो जाएगा बेटा 12,500। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 125।
तो ये 100 का रूट हो जाता है बेटा 10 और रूट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे 125। थोड़ा अगर अप्रोक्सीमेशन पे ही खेलना है तो आपको पता है होगा कि 121 का रूट होता है 11, तो ये हो जाएगा कुछ तो भी 11.1 ले लेते कुछ तो भी, ठीक है, मोटा मोटा 11.15। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा AC का, द फाइनल आंसर टू AC विल बी कितना हो जाएगा 111.5 मीटर्स, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा इस केस में 1115। अब देखो आप इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि A बार, ये जो मेरा वेक्टर है कौन सा AB, और दूसरा वेक्टर है मेरा कौन सा बेटा BC। तो मेरे दो डिस्प्लेसमेंट्स है, एक है 100 मीटर और एक है मेरा कितना 50 मीटर। अब अगर मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो क्या ये मेरा हो जाएगा बेटा पॉजिटिव x और ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव y, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x नेगेटिव y। अब देखिए मेरा वेक्टर A, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि AB इज नथिंग बट 100 आई कैप मीटर। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो 100 मीटर कौन सी दिशा में बेटा पॉजिटिव x, और 50 कहाँ है बेटा, मैं इसको लिखूंगा BC। तो व्हाट इज BC वेक्टर, BC वेक्टर इज 15, बोलो 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 बिंदास, यस J कैप मीटर। सो व्हाट इज माय रिजल्टेंट AC बार, AC बार को हम क्या लिखेंगे बेटा, माय AC बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार AB बार प्लस क्या लिखेंगे बेटा BC बार। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा कि AC बार इज नथिंग बट व्हाट इज AB बार, बोलो बोलो शर्मा मत, 100 आई कैप, अकेले होंगे तो अभी भी बोलो हम सीख ही रहे, गाली थोड़ी दे रहे हैं, है ना, अच्छा ही काम कर रहे हैं। 100 आई कैप प्लस 50 J कैप, सो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने डिस्टेंस वेक्टर निकाला नहीं, डिस्टेंस तो स्केलर है ना सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको किसी ने निकालने के लिए कहा तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 100 आई कैप प्लस 50 J कैप इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AC का क्या निकालूं सर, मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या निकालेंगे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 100 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा है बराबर होता है ना 2500, बिल्कुल 10,000 2,500 1,500, तो ये हो जाएगा बेटा वही आंसर आ जाएगा हमारा क्या AC इज नथिंग बट, अभी मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा है कि रूट ऑफ 125 भाई 11.5, वैसे तो 11 के थोड़ा आगे ही रहेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा फ्लक्चुएट भी हो सकता है आंसर, तो इट विल बी 111.5 मीटर। तो इस तरह से हम देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि एक बंदा रेक्टेंगुलर ग्राउंड के पेरीमीटर से फेंस से A से B और B से C गया, तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल 150, ये तो हो गया डिस्टेंस, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, खत्म, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो डायगोनल हो गया। वेक्टर से भी आप निकाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑल्सो यहाँ पे, और उसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। चलिए और एक बढ़िया से ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं जानबूझकर न्यूमेरिकल नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम पास ना हो, क्योंकि हमको कंसेप्ट समझने से ही क्या है मतलब है, ठीक है। तो चलो और एक यहाँ पे न्यूमेरिकल ले लेते कि जैसे मान लो एक सर्कुलर ग्राउंड है, क्या है सर्कुलर ग्राउंड, जिसका रेडियस आपको दिया है बेटा R दिया है आपको 1/√π, जानबूझकर ये वैल्यू ले रहा हूँ मैं, 1/√π आपको दिया है, ठीक है। और बोला गया है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस। अब जनरली डिस्टेंस को लिखा जाता है x से एंड डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है ऐसे, जनरली डिस्प्लेसमेंट when a बॉडी बोलो या फिर बॉय बोलो गर्ल कुछ भी बोलो, बॉडी लिख देते, बॉडी कवर्स हाफ सर्कल या फिर राउंड कुछ भी। जैसे मान लो एक लड़का यहाँ से एंट्री है ग्राउंड पे और उसने आधा सर्कल बनाया, तो वो भाई साहब A से निकला, B से होते हुए C पे पहुंच गया, ABC, ऐसा आधा सर्कल उसने कवर किया। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन ये केस में। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस है जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया, मतलब क्या कि आर्क ABC, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब कैसे निकाले सर आर्क, अरे इजी है ना, ये सर्कल है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर्कमफरेंस। तो हमको क्या करना है, सर्कमफरेंस का आधा करना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क ABC इज नथिंग बट 2πr विच इज सर्कमफरेंस डिवाइड बाय 2। पूरा सर्कमफरेंस कितने का 2πr का, लेकिन हमको आधा ही चाहिए इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका πr। क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका πr, है ना। इसको √π नहीं लेते, पाई ही ले लेते, √π भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, पाई। सो व्हाट विल बी डिस्टेंस x बेटा, देखो पाई तो पाई है, r कितना है बेटा 1/π होल डिवाइड बाय, क्या लिखना है हमको, कुछ भी नहीं लिखना है, खत्म। तो पाई इंटू r कितना है आपका 1/π, r कितना है आपका
1/π। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये हमारा डिस्टेंस। अभी हमको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट सोचो, पॉज करके आता होगा तो टेंशन मत लो, आगे करो और देख लो आंसर चेक करके। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो क्या है न्यूनतम अंतर, एक स्ट्रेट लाइन निकाल दो, है ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज AC। AC मतलब क्या बेटा डायमीटर। AC मतलब भी क्या डायमीटर, मतलब भी बेटा D, मतलब भी लिख सकता मैं 2 टाइम्स द रेडियस। डायमीटर मतलब क्या 2 टाइम्स रेडियस, खत्म। तो 2 इंटू रेडियस क्या है बेटा 1/π। तो आंसर हो जाएगा 2/π मीटर्स। दैट्स इट। अब पाई की वैल्यू 3.14 या फिर आपने 2/π भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, खत्म। चलिए इसी में मैं क्या कर देता हूं, हाफ की जगह कवर्स अ बॉडी कवर्स 2.5 सर्कल कर देते, थोड़ा इंटरेस्ट। 2.5 मतलब क्या बेटा, एक सर्कल, 2 सर्कल और आधा सर्कल। तो अभी डिस्टेंस क्या होगा आपका, देखो डिस्टेंस, अभी आपका डिस्टेंस रहेगा कि उसने कितना एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया, है ना। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया उसने, एक पूरा सर्कल, दूसरा भी पूरा सर्कल और तीसरा सर आधा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एक पूरा सर्कल मतलब क्या बेटा 2πr, दूसरा भी पूरा सर्कल मतलब बेटा क्या 2πr। एक्चुअल डिस्टेंस तो 2πr प्लस आधा मतलब क्या बेटा πr। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा सर 5πr। कितना हो जाएगा एक्चुअल में ये 5πr। तो डिस्टेंस x कितना हो जाएगा हमारा बेटा 5π इंटू आर क्या है बेटा 1/π। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 मीटर। कितना हो जाएगा 5 मीटर। वही बात करें अपन डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट हमारा बताओ, डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल के बाद कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वही है। 2 सर्कल डिस्प्लेसमेंट कितना 0 और आधा मतलब यहाँ पे बेटा। तो एक्चुअली इनिशियल ये है और 1, 2 और आधे के बाद वो फाइनल यहाँ पहुंच गया। तो ये न्यूनतम अंतर कितना है ये वाला, अगेन डिस्प्लेसमेंट इट इज 2 टाइम्स द रेडियस, तो 2 इंटू 1/π दैट इज 2/π मीटर। 2/π मीटर, खत्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने बोला आफ्टर हाफ को छोड़ो, 2 भी छोड़ो, आफ्टर लिखेंगे यहाँ पे 10 सर्कल्स, 10 राउंड सर्कल्स। तो क्या होगा डिस्टेंस बताओ इस केस में, डिस्टेंस 10 राउंड मतलब x इंटू एक राउंड में कितना कवर करेगा बेटा 2πr। तो 10 राउंड में कवर करेगा 10 इंटू 2πr। तो आंसर हो जाएगा 20πr। 20πr कितना है 1/π, इसलिए तो कैंसिल हो, इसलिए तो 1/π दिया। तो आंसर हो जाएगा बेटा 20 मीटर्स। हालांकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट 1 के बाद 0, 2 के बाद 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस जहां से निकला वहीं पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा इस केस में 0 मीटर्स, खत्म, दैट्स इट। यहाँ पे किलोमीटर होता तो किलोमीटर लिख देते, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो थोड़ा और इसके अंदर मिर्च मसाला डाल के इसको टेस्टी बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी पूछ सकते, देखो जैसे मान लो कि आपको बोलेंगे कि भाई साहब क्या हुआ, एक बॉल लिया गया स्पीयर जिसका रेडियस आपको दिया है, ठीक है। एक स्पीयर लिया गया भाई साहब जिसका रेडियस क्या है r है, और उसको एक बार घुमाया गया विदाउट स्लिपिंग। मतलब क्या सर, हवा में बात मत करो, फ्लोर बना दो, फ्लोर पे एक स्पीयर बना दो, ठीक है, ठीक है, फ्लोर पे स्पीयर है ये। और ये स्पीयर का ये जो पॉइंट है भाई साहब, ये स्पीयर को पूरा गोल घुमाया, पूरा नहीं आधा गोल घुमाया, हाफ राउंड इसको करवाया। तो पूछेंगे कि ये जो पॉइंट है O, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हाफ राउंड में पॉइंट O का डिस्प्लेसमेंट पूछा है बबुआ। क्या पूछा है बबुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो हाफ राउंड में ये पॉइंट, देखो एक राउंड में ये पूरा पॉइंट घूम के वापस यहीं पे आएगा, तो हाफ राउंड में ये पॉइंट घूम के कहाँ जाएगा, सोचो कहाँ जाएगा ये पॉइंट घूम के, ये पॉइंट घूम के जाएगा बेटा इस पॉइंट पे, यहाँ पे जाएगा, बराबर है। तो ये जो पॉइंट O यहाँ पे था ये घूम के कहाँ चला गया पॉइंट घूम के, ये पॉइंट चला गया बेटा इस पॉइंट पे। तो क्या ये जो लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इज दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट O? डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, ये जो है दिस इज द आंसर। ये क्या है बेटा हमारा, दिस इज अवर
आंसर। तो इस केस में अभी देखिए हमको क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप गौर से देखें तो ये ओ, इसको नाम दे देंगे कुछ भी ओ डैश। सो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इट इज ओ डैश। अब इसको निकालना कैसे, थोड़ा सा ज्योमेट्री का सहारा लेंगे अपन। देखो क्या ये ओ डैश इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बराबर। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमको ये दो साइड पता होना चाहिए, कौन सा, इसको ओ डैश नहीं लिखते अपन, कुछ तो अलग नाम दे देते, एम नाम दे देते, ठीक है, और इसको नाम दे देते एन, ठीक है। तो हमको निकालना है बेसिकली ओ एम, ओम। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है ओ एम दैट इज अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, ओ एन स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा, एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर। इतना तो बेसिक अपने को आता ही है, बराबर है। अब ओ एन क्या है बेटा, ओ एन ये जो डिस्टेंस है ये कब कवर हुआ, जब ये स्फीयर ने आधा रिवॉल्यूशन किया। तो सोच के देखो कि गाड़ी का जब एक चक्का पूरा घूमता है तो कितना डिस्टेंस घूमेगा, वो इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई डिस्टेंस हम आगे जाएंगे, सरकमफरेंस जितना होगा उतना। तो आधी रिवॉल्यूशन में कितना आगे जाएंगे हम, सरकमफरेंस का आधा सर। तो सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर अभी तो किया सर। और ये हाइट कितनी होंगी बेटा, ये हाइट होंगी डायमीटर, मतलब क्या, 2 टाइम्स द रेडियस, 2 टाइम्स द डायमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स रेडियस। हो गया सर, ओ एन मिल गया पाई आर, एम एन मिल गया ये। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ओ एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज ओ एन बेटा, इट इज पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस व्हाट इज एम एन बेटा, 2r, मतलब क्या लिखेंगे बेटा, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। चलो भाई साहब मैथ से अभी क्या कॉमन मिल रहा है, आर स्क्वायर, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट हम लिखेंगे यहाँ पे पाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से आर स्क्वायर का रूट मतलब आर कॉमन बेटा, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, पाई स्क्वायर प्लस 4। यूनिट्स जो होगा, मीटर वगैरह कुछ बोला था क्या, नहीं, तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे, यूनिट्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, यूनिट्स, मीटर सेंटीमीटर जो कुछ होगा, दिस इज द वैल्यू। अब आगे अगर वैल्यू 1 मीटर होती, कितनी होती, 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता बेटा, ओ एम, ये होता हमारा ओनली पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसको भी सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं अपन, है ना। पाई स्क्वायर की वैल्यू, जनरली पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.14। तो 3.14 का स्क्वायर लगभग होता है बेटा 9.86 कुछ तो भी। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, 10। तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। 14 को हम लगभग लिख सकते, 14 ना, 14 को हम लिख सकते 3.7 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा कैलकुलेटर से आप देख लेना, रूट ऑफ 14 3.7, दैट्स इट, खत्म। तो इस तरह से भी आप 3.71 आता है लेकिन 3.7, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते, बाद में हम रुक जाएंगे लगेज। तो टेंशन मत लो यार, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना उतना अच्छा है प्रैक्टिस के लिए हमको, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते ताकि इधर की साइड हमको पूरी यूटिलाइज करने के लिए मिल जाए। देखिए बच्चों, अब आपको कैसा सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान दो। बोलेंगे कि भाई साहब कोई भी नाम ले लेंगे एक, जैसे मेरा ही नाम ले लेता हूं मैं अभी, ठीक है। अभी जो है ये घर से निकले, बराबर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ध्यान में रखो, डायरेक्शंस में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगी हमारी साउथ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ साउथ, तो राइट साइड वाली हो जाती है बेटा ईस्ट डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड वाली हो जाती है बेटा वेस्ट डायरेक्शन, है ना। अब अगर आप इसको कार्टेशियन सिस्टम से कंपेयर करें तो ईस्ट को हम लिख सकते हैं बेटा आई कैप, नॉर्थ को लिख सकते हैं बेटा अपन जे कैप, साउथ को लिख सकते हैं माइनस आई कैप, और वेस्ट को लिख सकते हैं बेटा माइनस जे कैप। इस तरह से हम लिख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब देखो बोलेंगे कि अभिषेक जो है वो घर से निकला और ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए ये चला 10 मीटर, कितना मीटर चला, 10 मीटर। फिर इसने 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, कौन सा टर्न लिया, 90 डिग्री लेफ्ट। तो देखो ईस्ट में चल रहा हूं मैं, फिर 90 डिग्री टर्न लिया, लेकिन राइट क्या लेफ्ट, तो मेरा लेफ्ट तो ये है, तो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, फिर ये चला और 10 मीटर, कितना चला, 10 मीटर, ठीक है। और फिर भाई साहब ने क्या किया, फिर भाई साहब ने, मैं तो बोलता इसको 8 मीटर कर देंगे अपन, ठीक है, मजा आ जाएगा। और फिर भाई साहब ने और लेफ्ट टर्न लिया 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न ले लिया, इधर लेफ्ट टर्न ले लिया, और भाई साहब चले 4 मीटर, कितना चले, टू रीच द डेस्टिनेशन। तो बोलेंगे
फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो सीधा सीधा ही है बेटा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस देखो, पहले 8 चला, बाद में 10 चला और बाद में कितना चला बेटा? 4, है ना, 6। इसको अपन कर लेते हैं, 1 सेकेंड, इसको रखेंगे अपन 10 ही रखेंगे, इसको कर देंगे थोड़ा सा 8 कर देंगे, ठीक है। तो पहले कितने चले भाई साहब? 10 चले, बाद में कितने चले भाई साहब? 8 चले और बाद में कितना चले? 4 चले। ये मैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 और 8 18 और 4। डिस्टेंस जो भाई साहब चले वो कितना हो जाएगा? 22 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 22 मीटर। रही बात डिस्प्लेसमेंट की सर, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी आप इतने तो सक्षम हो ही कि अगर आपको ये निकालना है तो आपको ये दो वैल्यूज पता होना चाहिए। कौन सी? एक ये वाली और ये वाली। तो देखो, ये 8 है तो ये भी 8 होंगी, और ये 10 है और ये 4 है तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 6। तो अगर ये 8 है और ये 6 है तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 मतलब 64, 6 मतलब 36, तो रूट ऑफ 100 हो जाएगा 10। तो आंसर 10 आना, ये तो अपने को पता है, लेकिन वेक्टर से कैसे आएगा वो देखो। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस बार। क्या लिख दूंगा? एस बार। तो पहला क्या है बेटा मेरा वेक्टर? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इज दिस द रिजल्टेंट ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर? तो पॉलीगॉन लॉ से क्या ये मेरा क्लोजिंग साइड पॉलीगॉन का हो जाएगा मेरा बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बिल्कुल सर। एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स, ये डिस्प्ले फाइनल क्या है? ये वेक्टर क्या है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, है ना। तो व्हाट इज एस बार बेटा? एस बार क्या है? ए वेक्टर। क्या है मेरा? 10 आई कैप। क्यों 10 आई कैप सर? क्योंकि देखो 10 इधर चला तो इधर मतलब क्या? ईस्ट, ईस्ट मतलब आई कैप, प्लस क्या ऐड करना है इसके अंदर? ये वाला वेक्टर। देखो, पहले के हेड के साथ दूसरे का टेल, तो वेक्टर ऐड हो रहा है। तो 8 क्या है बेटा? ये 8 जे कैप है, 8 जे कैप। अब यहां पे देखो प्लस क्या करना है बेटा? प्लस 4। डायरेक्शन देखो सर, इधर है, इधर, इधर मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब माइनस, ये तो लिखेंगे -4 जे कैप। तो ये बन जाएगा बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा 10 आई कैप माइनस कुछ है नहीं तो लिखेंगे सिर्फ जे, नहीं कौन सा था? सॉरी, ओ सॉरी, ये आई है ना, तो दिस विल बी माई माइनस आई, सॉरी, हाँ, प्लस आई माइनस आई प्लस जे, दिस विल बी माई माइनस जे, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया हमारा? -4 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? आई कैप। क्या लिखेंगे? -4 आई कैप। तो ये माइनस प्लस 10 आई कैप -4 आई कैप क्या हो जाएगा बेटा? ये 6 आई कैप, और ये 8 जे कैप वैसे के वैसा। सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, अगर आप गौर से देखें तो अभिषेक यहाँ से 10 में से 4 मतलब 6 आई कैप और 8 जे कैप, मतलब ये 6 आई कैप और 8 जे कैप बराबर यहाँ पे आया, 6 और 8, सिंपल। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, मतलब ये चाहिए रिजल्टेंट का। तो क्या ये हमारा एस बार रिजल्टेंट है बेटा? इज दिस और एस बार रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, दिस 10 आई कैप प्लस 8 जे कैप -4 के कैप? यस। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? एस अंडर रूट ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है, ये 6 मतलब कितना बेटा? 36, 8 मतलब कितना बेटा? 64। तो एस की वैल्यू हो जाएगी बेटा √100। तो √100 कहलाता है बेटा 10 मीटर्स। खत्म, 10 मीटर्स। एस बार इज 10 मीटर। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक कर लेते फास्ट में, इंटरेस्टिंग है लास्ट का। प्लीज 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 देखो, जैसा मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब यहां से निकले 10 मीटर गए, फिर और इधर गए 10 मीटर, और फिर इधर गए 10 मीटर, जिसका ये एंगल था बेटा 30 डिग्री। खत्म। तो बताओ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? खत्म। ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं आता सर, 10 10 10 बस। तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30 मीटर। डिस्टेंस हो जाएगा बेटा यार यहाँ पे 30 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले सर? बहुत बड़ी दुविधा है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं बेटा, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, पॉजिटिव जे नेगेटिव जे, है ना। तो क्या लिखेंगे? देखो, क्या ये रिजल्टेंट जो कुछ होगा, ये वाला रिजल्टेंट जो कुछ होगा आर बार, क्या ये 3 वेक्टर्स का एडिशन है बेटा? वेक्टर को नाम दे देंगे ओ ए बार, ओ ए बी और बी सी। तो कैन आई से दैट रिजल्टेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट ओ ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी सी बार। अब चलो ओ ए बी और बी सी निकालते हैं। ओ ए क्या रहेगा? देखो, ओ ए विल बी 10
आई कैप, 10 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओ बी क्या रहेगा, देखो ओ बी इट विल बी 10 जे कैप, देखो 10 इन ये 10 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सर ये तो अभी जम गया, ये ओ सी का कैसे किया जाए सर, ओ सी कैसा करना सर, ओ सी ये तो ना एक्स में है ना वाई में है सर, तो कुछ नहीं बेटा, जो एक्स में नहीं और वाई में नहीं उसको आप रिजॉल्व कर लो। क्या कर लो, रिजॉल्व। और रिजॉल्व तो आपको आता है, ये देखो, जैसे मान लो ये वेक्टर है आपका सी बी सी, सॉरी कौन सा वेक्टर, बी सी। कितना दिया आपको, ये 10। ये एंगल कितना दिया बेटा आपको, 30। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स मैग्नीट्यूड। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। तो चलो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर ये 10 होगा तो ये वाला जो साइड हो जाएगा बेटा, ये वाला साइड, ये वाला, क्या ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स से बना है, इससे और इससे। तो ये वेक्टर क्या है बेटा, साइड एडजेसेंट टू 30, तो ये हो जाएगा 10 cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। कितना हो जाएगा, 5√3। और ये जो है बेटा, ये साइड अपोजिट टू 30 है, तो ये हो जाएगा बेटा 10 sin 30, 10 sin 30, तो ये हो जाएगा 10 × 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा 5। क्या हो जाएगा, 5 हो गया। अब क्या मैं BC बार को, ध्यान दो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, BC बार इज नथिंग बट 5√3, बोलो रे मेरे साथ, 5√3 आई कैप प्लस इसमें क्या ऐड करना है, 5j कैप। क्या ऐड करना है, 5j कैप। खत्म। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा कि माय फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बार एस बार क्या है मेरा, ओ ए बार मतलब 10 आई कैप प्लस बेटा 10 जे कैप प्लस बेटा BC क्या है मेरा, 5√3 आई कैप प्लस 5j कैप। नहीं समझाऊंगा तो थोड़ा पीछे जाके फास्ट में देख लो, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई में, ठीक है। तो व्हाट विल बी माय एस बार बेटा, देखो एस बार 10 आई कैप 5√3 आई कैप, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप 5j कैप, तो इसको लिखेंगे अपन 15 जे कैप। खत्म। और इसको अगर आपको और रिजॉल्व करना तो आप कर सकते हैं, देखो 5√3 क्या होता है 1.732, 1.7 × 5 होता है बेटा 8.6 ले लेते, 8.66 होता है लेकिन 8.6 ले लेते, 8.7 ले लो, तो 10 प्लस 8.7 ये हो जाएगा बेटा 18.7 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ये ब्रैकेट नहीं दिया तभी भी चलेगा, 18.7 आई कैप प्लस 15 जे कैप। मतलब भाई साहब अभिषेक 18.5 मीटर इधर गया और 15 मीटर्स ऊपर गया। खत्म। मैग्नीट्यूड बताओ सर, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशनल वेक्टर का कैसे निकालेंगे, √, क्या निकालेंगे बेटा 18.7 मैडम, 18.7 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा 15 का स्क्वायर, 18.7 का स्क्वायर, तो 18.7 का स्क्वायर आएगा लगभग 8 का स्क्वायर होता है 324, तो 18.7 का स्क्वायर विल बी, हम चेक कर लेते हैं, इट वुड बी 350 के आसपास। कितना बेटा 350 प्लस 15 का हो जाएगा बेटा 225, तो इसका हो जाएगा टोटल √, कितना हो जाएगा ये 575। कितना 575, और आपको अगर याद होगा तो 576 ये 26 का स्क्वायर है, तो लगभग 24 का स्क्वायर है 576, है ना। तो ये लगभग हो जाएगा बेटा 23.97 के आसपास वगैरह, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा मीटर है ना, तो लिख देंगे इसको मीटर। 576 तो 24 का स्क्वायर है, 676 बराबर है 23.97, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड displacement. Distance is a scalar, displacement is a vector. Distance can be positive or zero, displacement can be positive, zero, negative. Distance can be added algebraically, displacement can be added vectorically. Vector loss चाहिए उसको triangle law वगैरह है ना। displacement ये vector है, distance ये scalar है। distance can have finite values, displacement have a unique value. In any case, distance is always greater than or equals to displacement, but distance can never be less than displacement. Distance equal कब रहेगा, if a body is traveling straight without change in direction, तो distance is equals to displacement. तो इस तरह से हमने, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर ही है, तो इस तरह से हमने what is in a frame of references, टाइप्स ऑफ मोशंस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसके बाद रेस्ट और मोशन, उसके बाद पॉजिटिव वेक्टर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और
इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखने की कोशिश किया। अगला वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट, उसमें बस मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि हाउ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा। हार्डली 10 मिनट का वो वीडियो रहेगा और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप ये लेक्चर आपका थोड़ा तो भी काम आया होगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, आप पढ़ते रहिए और अगले लेक्चर में को पढ़कर और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।